अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर डिलीवरी बॉय केस के अंदर जो तफ़सीलात मेरे सामने आ रही हैं, मैं वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ और एक मुख्तसर सा ये मैं लाइव करूँगी क्योंकि थोड़ी-सी एक मसरूफ़ियत है, लेकिन कुछ डिटेल्स जो हैं सुबह से मुझे पहुँची हुई थी मुझ तक, लेकिन उन्हें मैं कर नहीं सकी क्योंकि मसरूफ़ियत की वजह से वो रह गया। अब मैं आपको 2-4 बातें बताऊँगी। ये बातें जो हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए इसलिए भी जानना कि ये अगर चीज़ें आपको नहीं मालूम होंगी, तो मुझे लगता है कि मैं जस्टिफ़ाई नहीं कर सकूँगी। अब मैं आपको जल्दी-जल्दी कुछ चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले एक शख्स जो कि इनका मोहल्लेदार है, उसने क्या कुछ मोहल्ले में देखा, उनके मोहल्ले में क्या कुछ हुआ था और इस तमाम तर वाक़ये को उसने किस तरह से रिपोर्ट किया है, वो एक मैं आपके सामने लाऊँगी। दूसरी बात, एक शख्स जो कि सबसे पहले इस लाश पर पहुँचा था और इसने लाश के पास पहुँचने के बाद क्या कुछ देखा था, वो मैं आपको बताऊँगी क्योंकि इस लाश के हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं। रईस की डेड बॉडी के हवाले से अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, उसके घर वालों के लिए बहुत ही सख्त ये वक़्त है। तो रईस की डेड बॉडी के हवाले से उसने कुछ इंकिशाफ़ात किए क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ें रिपोर्ट की जा रही थी। जो इसका भाई है रईस का, उसने कहा था कि उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। उसका चेहरा मसशुदा था और उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। फिर जब मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने भी इन बातों को उस वक़्त कन्फ़र्म किया था। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें कि ये शख्स भी शामिल है जिसने बताया है कि मैं वहाँ पर चूँकि मौजूद था, नियाज़ नामी ये शख्स है और इससे कुछ मीडिया पर्सन्स की बात भी हुई है और ज़ाहिर-सी बात है एफआईआर के ऊपर इनका नंबर मौजूद था, राब्ता हुआ इनसे हमारा और उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि जब मैं वहाँ पर गया था और जो मैंने देखा था वो उससे मुख्तलिफ है जो कि मीडिया पर बयान किया जा रहा है। अब मैं वल्लाह आलम कि सच क्या है, अब ज़ाहिर-सी बात है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट पोस्टमार्टम इनिशियल रिपोर्ट तो आ चुकी है जिसके अंदर तशद्दुद की जो है तशद्दुद के बारे में कहा गया है कि तशद्दुद किया है। लेकिन डीएनए रिपोर्ट जो है उसे आने में भी टाइम लगेगा। उसके अलावा जो फोरेंसिक की बात की जा रही है रईस के भाई की तरफ से मुझे इनिशियली यही पता लगा था कि फोरेंसिक जो है वो हो चुका है लेकिन जो मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई उन्होंने फोरेंसिक के ऊपर कोई बयान नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा क्योंकि फोरेंसिक इतने जल्दी आता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि तीनों के मोबाइल खुल गए हैं और इस मोबाइल से हमें जो मटीरियल मिला है, बात को कन्फर्म करता है कि इन दोनों के दरमियान एक अच्छी माहौल में गुफ्तगू हुआ करती थी। तो यानी कि कंफर्टेबल ज़ोन में बातचीत हुआ करती थी। अब ये जो शख्स है इसके बारे में मैंने आपको बताना है मोहल्लेदार जो है उसने आखिरी रोज़ क्या कुछ देखा था ये मैंने आपको बताना है व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको पता लगेगा कि दरअसल क्या हुआ था और एक एनी शाहिद जिसने इन मुलाकातों के तमाम अहवाल देखे और रईस को और इंस्पेक्टर साहब को बताए। ये 3 बातें आज मैं आपको इस लाइव वीडियो में बताऊँगी। वक़्त मुख्तसर है और चीज़ें बहुत सारी हैं जो बतानी है लेकिन मैं आगाज़ में ये ज़रूर कहूँगी कि रईस के घरवालों के लिए बहुत ही तकलीफ़ दह टाइम है। और वाक़ईतन बहुत तकलीफ़ की बात है। सबसे ज़्यादा ज़ुल्म की बात ये है कि इस शख्स ने जिस बेदर्दी से मारा, मारने के बाद उसको जलाया। जलाना ये ज़ाहिर करता है कि ये शख्स जो है ये एक बड़ा ही संगदिल इंसान था। अगर उससे ये हो गया था गलती से ना, तो उसे चाहिए था पुलिस के पास जाता और अपनी गिरफ्तारी देता। सबसे पहले कानून को अपने हाथ लिया, दूसरा फिर उसने अपने घर का एक माहौल उसका जो बताया जाता है कि बड़ा एक सख्त माहौल था। बीवी को, बच्चों को डरा के रखा, पता नहीं किस माहौल में या तो उसकी बीवी ने उसको बताया नहीं या उसकी बीवी ने ये मामलात ताल्लुकात बनाए, उसकी वजह से बनाए। बेशक उसकी अपनी गलती है क्योंकि अपने अमल की वो खुद जो है सज़ावार है, अपने अमल की खुद वो जवाबदेह है। ये सब कुछ अपनी जगह है लेकिन अगली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको बतानी है, वो ये है जनाब कि ये जो एनी शाहिद है वो अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ स्टोरी बता रहा है। पहले मैं उसकी तरफ आऊँगी। ये एनी शाहिद कहता है कि मैं सुबह के वक़्त जब उठा और मैं जब अपने काम की तरफ जा रहा था तो मुझे शख्स ने बताया कि वहाँ पे एक जली हुई लाश है। कहते हैं कि मैंने दूर से देखा और मुझे लगा कि एक जली हुई लाश है तो मैंने फिर पुलिस को फ़ोन किया और मैंने उनको बताया कि एक जली हुई लाश जो है यहाँ पर है। पुलिस वहाँ पर पहुँची 15 पे उसने फ़ोन किया था। मैंने आपको एक पढ़ के भी आपको बताई थी जो एफआईआर थी और उसके अंदर भी लिखा हुआ था इस शख्स के मोबाइल नंबर भी था लिखा हुआ उसके अंदर और कहा गया था कि इसने हमें रिपोर्ट किया और हम वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, अब जब पुलिस यहाँ पर पहुँचती है उसके बाद क्या होता है? जब पुलिस यहाँ पे पहुँचती है तो वो पहले तो इस लाश के ज़ाहिर-सी बात है जगह को ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से सबूत उठाए जाते हैं। शख्स ने बड़ा अच्छा काम किया। ये कहता है मैं दूर ही रहा, मैं करीब नहीं गया। तो वो कहते हैं जब मैं करीब नहीं गया और मैंने देखा कि ये पुलिस आ गई है तो फिर मैं उनके कहने पर मैं वहाँ करीब आया और उसके बाद उन्होंने मुझ समेत और कई लोगों को वहाँ पर बुलाया और कहा कि इसकी शिनाख्त करो, तुम पहचानते हो। कहते हैं कि पहले चेहरे पे कपड़ा था, कपड़ा हटाया गया, मैंने चेहरा देखा, चेहरा काबिल शिनाख्त था। अच्छा, अब जो ये बात कही जा रही है कि मुँह में पेट्रोल डाल के आग लगाई गई, तो यहाँ पे ये बात जो है ये प्रूव गलत होती है जो रईस के भाई कह रहे हैं। देखिए रईस के भाई जो है ना सब बहुत गम और गुस्से में, उनका गुस्सा बिल्कुल बजाए, उनका बेटा था, उनका भाई था और ये ज़ुल्म नहीं होना चाहिए था। ये सज़ा का मुस्तहिक नहीं था। सज़ा जो अल्लाह दे वो इंसान नहीं दे सकता और जो इंसान का हक नहीं है देने का वो उसको देनी चाहिए नहीं थी। तो इसे सबसे पहले अपनी इस्लाह और अपने घर की इस्लाह करनी चाहिए थी, फिर उसको बाहर जाना चाहिए था। अब क्या होता है जनाब कि
इस शख्स ने कहा मैंने इसको गौर से देखा, तो इससे ये पूछा गया कि आपने क्या कोई देखा कि इसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, इसके ऊपर तशद्दुद हुआ था, क्या हुआ था? तो उसने कहा कि ऐसा नहीं लगता था कि उसका चेहरा बिगड़ गया हो। यानी कि वो बात जो कि रईस कहता है, रईस का भाई कहता है कि इसकी आँख अंदर गई हुई थी, इसका सर की हड्डी जो है वो चटक गई थी, और ये बातें मैंने पहले इंस्पेक्टर साहब से भी पूछी थी, तो उन्होंने कहा था शदीद तशद्दुद हुआ था। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बयान को बदला जा रहा है, अगर बदला जा रहा है तो क्यों बदला जा रहा है? ये बड़ी हैरानकुन बात है। और आया बयान को बदला भी जा रहा है कि नहीं जा रहा, अभी इस बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता। बात तो तब होगी जब ये आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं मीडिया को, दो टोक एक बात जो है वो सामने आए, क्योंकि भांत-भांत की बोलियां बोली जा रही हैं और जो जिसका दिल कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के अजीब-अजीब थंबनेल्स लगा रहे हैं और मस्खरापन एक हो रहा है, तो खुदा के लिए ये सब मत कीजिए। जो सही रिपोर्टिंग है, देखिए मैं अगर तो किसी चीज को कोट करती हूँ तो मैं आपको उनकी वीडियो भी सुनवा देती हूँ, ताकि आपको पता हो कि ये एक शख्स था, उसका जाके बाकायदा किसी ने भी एबीसीडी ने इंटरव्यू किया है, तो वो चीज जो है मैं आपको सुनवा देती हूँ। अपने से मैंने कोई बात नहीं बनाई, मैंने जो इस केस में डायरेक्ट जो लोग हैं उनकी बातें मैंने आप तक पहुंचाई हैं। अच्छा, अब क्या होता है जनाब, ये इस शख्स ने तो ये इंकशाफ किया, उसने कहा चेहरा इतना बिगड़ा हुआ नहीं था, चेहरे से वो पहचाना भी जा रहा था। तो फिर वो बात कि मुंह में डाल के पेट्रोल जो है वो आग लगाई गई, वो रईस के भाई की गलत प्रूव होती है। ऐसे में रईस के भाई ने और भी बहुत से बातें की हैं, जाहिर सी बात है गुस्से में है। अब वो कुछ बातें आमना के बारे में भी कर रहा है, नहीं कहा जा सकता कि वो सब की सब दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन वो ये कहता है कि उसके दोस्तों ने ये बयान दिया है, ये बयान पुलिस को भी दिया है, तो देखते हैं कि पुलिस इस बयान को किस तरह से लेती है और इसको आगे किस तरह से आकर मीडिया के सामने बताती है। तो हम उस वक्त का इंतजार करेंगे, उससे पहले हम एजम्पशंस नहीं करेंगे। अगली बात की तरफ आती हूँ, एक एनी शाहिद के ऊपर बाद में आती हूँ कि वो इनकी मुलाकातों के बारे में क्या कहता था। मैं अब आ जाती हूँ महल्लेदार के ऊपर। महल्लेदार का बयान मैं पहले आपको सुनवा भी देती हूँ। बेसिकली हुआ ये था कि महल्लेदार जो इनकी दुकान भी है वहां पर मौजूद, तो इनके पास ये इसके घर वाले, रईस के घर वाले आए थे। उन्होंने कहा कि हमारा लड़का नहीं मिल रहा, बताइए कि ये लड़की जो है उसकी तस्वीर दिखाई और कहा कि ये लोग कहाँ रहते हैं। फिर उसने बताया कि जी इनका घर यहाँ है, हमारे मोहल्ले में रहते हैं। तो फिर ये जो है पुलिस आई और उनके साथ में इनके घर में जाती है, और फिर इस शख्स ने क्या कुछ देखा अपनी आंखों से उस आखिरी दिन जब पुलिस वहां पे छापा मारती है, तो वो जरा सुन लीजिएगा। उसके बाद में आमना और रईस की मुलाकातों का अहवाल अपनी आंखों से देखने वाले शख्स के जुबानी बताती हूँ, लेकिन पहले जरा महल्लेदार की बात सुनिएगा। इनका एक लड़का आया है, उन्होंने मुझे एड्रेस पूछा है, लेकिन मुझे कहा कि इस तरह ना हमारा लड़का नहीं मिल रहा, तो लिहाजा हमें एड्रेस है वो नहीं मिल रहा, तो आपकी मेहरबानी अगर हमारी हेल्प कर सकते हैं। जब इनको मैंने नेम प्लेट दिखाई तो घर की लोकेशन मैंने इनको बता दी कि ये घर है। मैं इनको घर की लोकेशन बताई, इसके बाद पुलिस आई थी, उन्होंने इनके घर का दरवाजा लॉक किया। इनका एक बाप आया बाहर, एक जब दरवाजा लॉक किया तो उसका एक बाप और बेटा बाहर आए। उनसे पूछा पुलिस वालों ने, जो उसने कहा ये मेरे भाई की बेगम है। ओके ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा ये कहाँ पे है, उन्होंने कहा वो मार्केट खाना खाने गए हुए। जब उनको कॉल की, उनको ये नहीं बताया इन्होंने कि पुलिस वाले आए हैं। उसके आए हैं तो उन्होंने पुलिस को देखा तो वो भी घबरा, वो मियाँ बीवी आए थे। अच्छा, उन्होंने फिर उसको फरहान को पकड़ा। इसके बाद ना उन्होंने पूछा उससे कि तूने ये लड़का कहाँ पे है। उसने उसी वक्त कह दिया, पहले तो घबराया है, उससे बात ही नहीं हो रही थी। सिचुएशन देख के ना उनसे थोड़ी सी सख्ती की है उस वक्त। अच्छा। बहुत ज्यादा वो बोला ऑफिसर के साथ, तो वो ना गाड़ी में बैठ के ना ऐसे कहता हाँ मैंने मारा। अच्छा। पुलिस वालों को उधर ही वो मान गए थे मियाँ बीवी कि हमने मारा है। मैंने भी यही कहा कि मैं इसको जानती हूँ। हाँ जानती हूँ। अच्छा। तो ये पार्सल देने आता है हमें। तो पुलिस वालों ने जब सख्ती से पूछा है तो वो सबसे पहले लड़की मानी है कि हाँ मेरे मियाँ ने इसे मारा था ना, मेरे सामने सारी बात हुई है। जब वो गाड़ी में बैठ के वो फिर उल्टा ना वो जो साथ में बधाई थे ना उनको गोर गोर से ना गुस्से से देख रहा था। कौन? फरहान मुल्ज़म। ठीक है। फिर उसके बाद जब पुलिस वालों ने इसे सख्ती की तो पुलिस वाले के सामने उसने इकरार कर लिया कि हाँ मैंने मारा। दो रंग के कपड़े पहने हुए थे और दुपट्टा ऐसे लिया हुआ था, गले हुए थे, लड़खड़ा रहे थे, जैसे कि पता चल रहा था कि ये घबरा गए। मेरे हिसाब से तो जो कंडीशन उधर देखी है वो तीनों मुलव्वस, जो देखने में आया, जो सूरत हाल नजर आई है उसमें यही पता चल रहा था कि ये तीसरा भाई भी मुलव्वस है। अच्छा, अब ये जो एनी शाहिद है, महल्लेदार भी है, वो कहता है कि मैंने उसने देखा कि ये बहुत घबराए हुए थे, इनकी टांगें कांप रही थी। जब इसके वालिद और भाई पुलिस की बार-बार बेल करने पर जब बाहर आए तो वो बहुत घबराए हुए थे। आते साथ ही इनिशियली वो घबराए हुए थे। इसका मतलब ये था कि वो वाक़ये की संगीनी से वाकिफ़ थे। उनको पता लग गया था कि उनके घर के अंदर क्या वारदात हो चुकी है। नंबर 1 यानी कि वारदात का मालूम होना और उसको रिपोर्ट ना करना, ये खुद अपने अंदर एक क्राइम है। उसके बाद दूसरी बात वो कहते हैं कि जब ये मियाँ बीवी आए तो ये भी बड़े घबराए हुए थे और फिर इसने फ़ौरन मान भी लिया। और साथ में वो कहता है कि इसका जो भाई था वो भी जिस तरह से वहाँ पे मौजूद था, जो मैं देख रहा था अपनी आंखों से और जो मैं महसूस कर सक रहा था, उससे मैं कह सकता हूँ कि वो भी इनके साथ शामिल था। जबकि पुलिस से जब मेरी बात हुई है, इंस्पेक्टर साहब से जब बात हुई है, तो वो कहते हैं कि भाई का कोई कसूर नहीं है, बेशक वो पुलिस की कस्टडी में है, हम आपको नहीं बता सकते कि उसे हम कब छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि उसका कोई कसूर नहीं है। जबकि मैं समझती हूँ कि जो भी शख्स उस वक्त वक़्त पे मौजूद था, उसने एक जुर्म को देखा, जुर्म पे पर्दा डालते हुए देखा, उस जुर्म को उसने रिपोर्ट नहीं किया,
تو وہ سب کے سب جو ہے وہ ملزم قرار دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے اس کو نوٹ کرنا ہے. تو یہ میں نے آپ کو جناب سنا دیا محلے دار جو ہے اس نے آخری روز کیا دیکھا تھا. اب میں آ جاتی ہوں تیسری بات کی طرف، کیونکہ گفتگو تھوڑی مختصر رکھوں گی، چھوٹا سا یہ لائف ہے. یہ امپورٹنٹ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھیں. ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے لاش پہ پہنچنے والے پہلے شخص کے کیا انکشافات تھے جو رئیس کے بھائی کی باتوں سے ڈفر کر رہے ہیں. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ وہاں پہ موجود محلے دار نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا اور اس کے مطابق ان کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی تھی. اب تیسری بات میں آپ کو بتاتی ہوں اس اینی شاہ کی جس نے انہیں دونوں کو ملاقاتیں کرتے دیکھا ہے. ان کے ساتھ یعنی کہ رئیس کے ساتھ وہ موجود رہا ہے جب وہ ملاقاتوں کے لیے جاتا تھا. یہ شخص جو ہے اس کا دوست ہے، یہ اس کو چھوڑتا بھی تھا، یہ اس کو لیتا بھی تھا. یہ وہاں پر ان کے ساتھ ان کے گھر میں بھی گیا ہوا ہے، چائے بھی اس نے وہاں بیٹھ کر پی ہوئی ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ہم ان کے گھر بھی جاتے تھے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ لڑکی اس کو اپنے کمرے میں لے جاتی تھی اور میں اس بات کا عینی شاہد ہوں. اور اسے پوچھا گیا کہ تم نے کیا یہ بیان پولیس میں دیا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بیان جو ہے میں دے چکا ہوا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس بارے میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کو اس بارے میں بھی آگاہ کروں گی. البتہ چیزیں بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں اور آپ لوگ بہت سے سوالات کرتے ہیں. آپ لوگ چاہیں تو بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں مختصر سے، اس کے میں جوابات آپ کو دے دوں گی. لوگوں نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا کہ بھئی یہ لڑکی جو ہے اس کا میاں اتنا سخت تھا تو یہ کیسے باہر ملنے چلی جاتی تھی. تو دیکھیں ملنے کے لیے میاں کا سخت ہونا یا نہ سخت ہونا، جس نے غلط کام کرنا ہے وہ راستے ڈھونڈ لیتا ہے. دوسری بات، آپ لوگوں نے کہا کہ تہمت لگائی جا رہی ہے لڑکی کے اوپر، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب ایک ایسا کیس ہے جو اب انٹرنیشنلی بھی رپورٹ ہو رہا ہے. اس کے اوپر سب بات کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میں بات کرتے ہوئے کوئی چیز کا ایک صحیح پہلو سامنے لانے میں کامیاب ہو جاؤں. جہاں پہ بہت غلط باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ہم شاید آپ کو کوئی صحیح بات تک پہنچا پائیں. اور مقصد جو ہے یہ ویڈیوز آپ کے سامنے لانے کا یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ معاشرے میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہے اس کا انجام کتنا برا ہوتا ہے. لڑکے جو لڑکیوں کے گھر ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر. آپ یقین کریں میں نے کئی خواتین سے جب بات کی پیچھے تو وہ کہتی ہیں ہمیں اب ڈلیوریز منگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کا ڈلیوری بوائے آ جائے. جبکہ میں یہ کہتے ہوئے میں اس بچے کی طرف رئیس کی طرف نہیں اشارہ کر رہی، میں بتا رہی ہوں کہ معاشرے میں ان چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس امپیکٹ کو ایک پازیٹیو امپیکٹ بنائیں اور وہ لڑکے لڑکیاں جو اس طرح کی چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. شادی شدہ خواتین جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ جب گھر کے مردوں کو پتہ لگتا ہے تو بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اور گھر کے مرد دیکھ لیں کہ جب وہ طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر جیل کی سلاخیں ان کا مقدر ہوتی ہیں. اب ان کے بچے جو ہیں وہ کتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہوں گے، ان بچوں کا کیا قصور ہے. اور ماں باپ جو ہیں ان کے لیے بھی یہ ظاہر سی بات ہے بہت تکلیف سے اپنے بچوں کو آپ وہ دیکھ رہے کہ کیا ان کا فیوچر ہے، کیا ان کی آگے زندگی ہوگی اور کیا ان کی آگے زندگی ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت تکلیف دہ ہیں، تو انہیں ایڈریس کرنا ضروری ہے. اور یہ جتنا رپورٹ ہوں گی، جتنا سامنے آئیں گی، اگر ہم آج اس پہ بات نہیں کریں گے بات آئی گئی ہو جائے گی اور کوئی سے سبق نہیں سیکھے گا. آج جب یہ بات ہو رہی ہے تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. جب ہم نے کچھ کیسز ایسے رپورٹ کیے تھے، جیسے ہم نے 2000 کیس جب رپورٹ کیا تھا تو اس میں ہم نے بار بار کہا تھا کہ بچیوں کی بھاگ کر شادیاں کرنے اور ان کے نتائج آپ یقین کیجئے بہت سے لوگوں نے اس سے سیکھا، بہت سی ماؤں نے اس سے سیکھا، بہت سی بچیوں نے بلکہ یہ باتیں دیکھ کر سیکھی کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور وعلیکم السلام آپ سب کا جو سلام کریں، جو میسیجز کر رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ آپ کا جواب نہیں دے سکی. ایک بہت ہی ضروری کام میں اس وقت میں بزی ہوں. انشاءاللہ ڈیٹیل ایک لائیو کروں گی آپ لوگ کے ساتھ. اور اس کیس کے کچھ ایسے عینی شاہد اور ایسے لوگ ہیں جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کو میں لائیو لے کر آنے کا سوچ رہی ہوں انشاءاللہ. لیکن چند دنوں کے بعد، کچھ دنوں کی مصروفیت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.